भाईजान को जहां मौका मिलता है वहीं अपनी टोपी रखकर या तो मज़ार पर टोपी रख दी जाती है, मज़ार बना ली जाती है, या मस्जिद खड़ी कर दी जाती है, या फिर उस जगह को वक्फ की संपत्ति बताने की कोशिश की जाने लगती है। उत्तर प्रदेश के बागपत में ऐसी ही हरकत हुई है, बल्कि वहां तो मियां भाई एक कदम आगे बढ़ गए। महाभारत कालीन उस ऐतिहासिक लाक्षागृह को दरगाह बता रहे हैं जहां अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने वक्त बिताया था और दुर्योधन ने उसमें आग लगवा दी थी। मतलब पांडवों के लाक्षागृह पर भाईजान ने अपनी टोपी रख दी है। एक बार फिर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोकते हुए दरगाह बताया है इस जमीन को। 500-700 साल से दरगाह है। कागज इमाम हाफिज खाने में से निकाल लो, चाहे जहाँ से निकाल लो, उसमें दरगाह का विस्तार है वक्फ बरोबर। एक जांच होने के बाद में यहाँ तो दरगाह का कोई मतलब ही नहीं। इसके बारे में तो मैं केवल यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सीएम योगी ने विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली ये बात यूं ही नहीं कही है, ये इशारा है। इशारा उस एक्शन का जो तब होता है जब कट्टरपंथी अपनी हदों को लांघते हैं, सनातनी प्रतीकों से खिलवाड़ करते हैं। सनातनी प्रतीक से साजिश, अब बुलडोजर आएगा। ये साजिश बागपत में की गई है, जहां साल भर पहले महाभारत कालीन लाक्षागृह की जिस आग पर कोर्ट ने अपने फैसले से पानी डाला था, उसी आग को फिर से भड़काने की कोशिश की गई है। उसे मियां भाई ने वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया है। भाईजान ने लाक्षागृह को वक्फ प्रॉपर्टी बताया। महाभारत कालीन लाक्षागृह को सरकार के उम्मीद पोर्टल पर दरगाह के रूप में दिखाया गया है, जबकि फरवरी 2024 में ही कोर्ट इसे महाभारत कालीन लाक्षागृह मानते हुए दरगाह बताने वाली याचिका को निरस्त कर चुका है। एक बार फिर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोकते हुए दरगाह बताया है इस जमीन को। मैं लाक्षागृह स्थल पर ही मौजूद हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो लाक्षागृह है। ये सुरंग है, इस सुरंग को आप देख सकते हैं। इस सुरंग से ही बताया जाता है कि पांडव अपनी जान बचा करके बाहर निकले थे। लाक्षागृह के खिलाफ दरगाह वाली साजिश ने 1970 में जन्म लिया था, जब बरनावा के रहने वाले मुकीम खान नाम के शख्स ने लाक्षागृह को दरगाह, बदरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान बताते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। 55 साल तक चले मुकदमे के बाद 5 फरवरी 2024 को सिविल कोर्ट ने प्राचीन टीले को लाक्षागृह मानते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी है, जिस पर अब भी सुनवाई चल रही है। लेकिन इसी बीच सरकार के उम्मीद पोर्टल पर मुस्लिमों ने लाक्षागृह को दरगाह के रूप में दर्ज करा दिया। एक जांच होने के बाद में यहाँ तो दरगाह का कोई मतलब ही नहीं। वक्त की संपत्ति तो तब होगी, आप जांच कर ले आकर के। और दूसरी बात, पुरातत्व विभाग पिछले 6 महीने तक जांच करके गया यहाँ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे करके रखी है। कहीं कुछ चिंता हो, ये सब बेकार की बात है। इनकी आदत रही है कि वक्त के नाम पर कहीं भी कुछ भी दर्ज करा लो, कहीं कब्जा कर लो। हालांकि मियां भाई अब भी छाती ठोंक कर लाक्षागृह को दरगाह बताने वाली जिद पर अड़े हुए हैं। कह रहे हैं इसके सबूत तो 600 से 700 साल पुराने हैं। जो तो जी 500-700 साल से दरगाह है। कागज इमाम हाफिज खाने में से निकाल लो, चाहे जहाँ से निकाल लो, उसमें दरगाह का विस्तार दर्ज है वक्फ प्रॉपर्टी है। जो कोर्ट का फैसला है वो आपको मान्य नहीं? जो मान्य होता तो हम अपील क्यों करते? हम क्यों मान्य जब हमारा सारी कागजात में तो सब मौजूद हुई है दरगाही। देखो सारे कागजात में है या नहीं। इसी तरह की अनर्गल जिद कट्टरपंथियों को भारी पड़ती है। सीएम योगी लगातार कहते रहे हैं कि सनातन को चुनौती देना मतलब विनाश को आमंत्रित करना है। सनातन धर्म सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। ये योगी की चेतावनी है उस कट्टरपंथी जमात को जो एक ऐतिहासिक स्मारक को जबरदस्ती दरगाह साबित करने की जिद पर अड़ी है। ये चेतावनी है उस सोच को जो हिंदुस्तान में अवैध दरगाहों, मस्जिदों और मदरसों के जरिए गजवाए हिंद वाली साजिश को परवान चढ़ाना चाहती है। लेकिन ऐसी कोशिश करने वालों को योगी की इस चेतावनी को याद रखना चाहिए। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सीएम योगी की ये चेतावनी उन कट्टरपंथियों को सुन लेनी चाहिए और अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी चाहिए, जो बागपत के ऐतिहासिक लाक्षागृह की पहचान को बदलने की मंशा पाले हुए हैं।
वरना ऐसी कोशिशों का अंजाम क्या होता है योगी कई बार दिखा चुके हैं। कुलदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ जहां लाक्षागृह पर मियां भाई दावा ठोक रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में तो एक पूरे गांव को ही वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी बता दिया है। दरगाह के पास मकान बना दिए, दुकानें खोल ली और अवैध मदरसा तक वहां चलाया जा रहा है। जी हां, लेकिन वक्फ की इस मनमानी को मोहन फोर्स ने धाराशाही कर दिया और एक्शन के लिए पहुंच गए वहां बुलडोजर। अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो हश्र क्या होगा, इसके लिए जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक पूरे गांव को वक्फ की प्रॉपर्टी बताया गया तो बुलडोजर ने सफाई कर डाली। सरकारी भवन में अवैध मदरसा चलाया तो उसका नामो निशान मिटा दिया गया। दरगाह के आसपास अवैध निर्माण किया तो मोहन फोर्स के बुलडोजर ने पूरा हिसाब कर डाला। तस्वीरों में जिन इमारतों पर आप बुलडोजर एक्शन होते हुए देख रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि खंडवा के पीर बाबा चौक में बनाई गई अवैध इमारतें थी। यहां दरगाह के आसपास 40,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर अवैध निर्माण किए गए थे। बकायदा तार से फेंसिंग लगाई गई थी। दरगाह को बढ़ाने के लिए चबूतरा तक बनाया गया था। और तो और सांसद निधि से बने एक सामुदायिक भवन में अवैध मदरसा चल रहा था। लेकिन भाईजान का ये पूरा खेल बुलडोजर एक्शन के आगे फेल हो गया और बुलडोजर ऐसा चला कि वक्फ के सारे दावे मिट्टी में मिल गए। मुस्लिम समुदाय द्वारा कब्जा किया गया था। हमने आवेदन निवेदन किया था और नोटिस भी दिए थे कि आपके द्वारा हटाया जाए, पर इनके द्वारा हटाया नहीं गया। तो शासन की मदद से मैंने यहाँ पर अतिक्रमण हटवाया है। क्या क्या हटे आज इसमें मदरसा खाली करवाया जो अवैध रूप से चल रहा था, एक दुकान बनी हुई थी और तार फेंसिंग के साथ में पूरा। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्राम पंचायत ने दरगाह के पास अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन किया। इस आवेदन का विरोध दरगाह कमेटी ने किया और दावा किया कि ये पूरी की पूरी जमीन वक्फ की संपत्ति है। जिस खसरा नंबर पर यह दावा किया गया वो खसरा पूरे गांव का था। मामला इसके बाद राज्य वक्फ अधिकरण के पास पहुंचा, जहां वक्फ बोर्ड समय रहते दस्तावेज पेश नहीं कर पाया और उसके बाद उनका दावा खारिज कर दिया गया। दावा खारिज होते ही प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया। इस एक्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में पुलिस की टीम मौजूद रही। एसडीएम तहसीलदार भी थे, जिससे कि कार्रवाई में कोई रुकावट न आ पाए। एक्शन के विरोध में कुछ लोग सामने भी आए, लेकिन मोहन फोर्स के आगे उनकी एक न चली। शासकीय भूमि को वक्फ संपत्ति बताकर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा ले लिया गया था और जिसे आज प्रशासन एवं ग्राम पंचायत के द्वारा अवैध कब्जा हटाया गया। अब जब एक्शन हुआ तो वक्फ जिला अध्यक्ष इससे गलत कार्रवाई बताने लगे। जिस अवैध मदरसे को बंद करवाया गया उसे सामुदायिक भवन बताने का दावा करने लगे। और इसमें सभी समाज के लोगों के कार्यक्रम होते हैं और ये वक्फ बोर्ड में बाकायदा दर्ज है। लेकिन मियां भाई का ये दावा, ये तस्वीरें पूरी तरह से खारिज करती हैं। जहां बकायदा परिसर पर मदरसा लिखा नजर आ रहा है, बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि ये इमारत मांगलिक कार्यों के लिए बनाई गई थी, लेकिन भाईजान वहां पर चोरी छिपे मदरसा चलाने में लगे हुए थे। इसके बाद उस बिल्डिंग को तो नहीं गिराया, बल्कि उसकी गुलाबी रंग से पुताई करवाकर मदरसे का बोर्ड हटा दिया गया। वो एक्चुअल में सामुदायिक भवन की बिल्डिंग है, मदरसा नहीं है और उसको जो है ग्राम पंचायत पे सुपुर्द किया गया है। अब ये जो सरकारी जमीन थी और प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया। जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन करके एक बार फिर से मोहन फोर्स ने सीधा संदेश दे दिया है कि अगर नियम तोड़े और सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो पीला पंजा आएगा और इसका पक्का हिसाब कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अलमारी से कागज निकाल लो, ये फरमान है योगी फोर्स का। झुग्गियों में रहने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ योगी अब पूरी तरह से फुल एक्शन मोड में हैं। शहर शहर ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। जहां कहीं भी घुसपैठियों के छिपे होने की आशंका है, शक है, वहां योगी फोर्स कागज की जांच कर रही है। अगर कागज फर्जी निकला तो उनका क्या इलाज होगा, कहां उनका ठिकाना होगा, ये योगी ने बहुत पहले ही बता दिया है।
घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या कान खोलकर सुन लें, योगी ने मुनादी करवा दी है। अलमारी से कागज निकाल कर दिखाओ, नहीं तो देश छोड़कर चले जाओ। ज्यादा चालाकी दिखाई तो काल कोठरी में डाल दिए जाओगे। डिटेंशन सेंटर बन रहा है और फिर वहां से सीधे अपने देश भेज दिए जाओगे। हर जिले में योगी फोर्स ने घुसपैठिया खोजो अभियान तेज कर दिया है। झुग्गियां, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसी जगहों पर दस्तक दी जा रही है, जहां घुसपैठियों के छिपे होने की सबसे ज्यादा आशंका है। जिनके कागज में कुछ दिक्कत है, उनकी आईडी का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। अगर गलत निकला तो फिर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में योगी फोर्स ने झुग्गियों पर छापा मारा। मुनादी करवा दी गई कि सभी लोग अपने अपने कागज निकाल लें। जी देखिए, ये काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे एक जो ड्राइव चलाया है, जो अवैध गतिविधियाँ हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं या गलत तरीके से मेरठ में रह रहे हैं आसपास के जिलों में, जो योगी प्रशासन की तरफ से ये देखिए ये लाइव रेड चल रही है। डिप्टी एसपी संतोष कुमार सिंह साहब यहाँ खुद मौके पर मौजूद हैं। इनके नेतृत्व में काफ़ी बड़ी फोर्स है। झुग्गियों में रहने वालों के आधार कार्ड और वोटर कार्ड की जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि कहीं ये किसी क्रिमिनल केस में वांटेड तो नहीं है। जांच में कागज फर्जी पाए गए या नाम पता गलत मिला तो उसी वक्त साफ हो जाएगा कि ये घुसपैठिए हैं और फिर क्या करना है योगी फोर्स को अच्छे से पता है। जो संदिग्ध अपराधी वगैरह हैं उनकी जांच के लिए यहाँ पे हम लोग एक अभियान चलाए हुए हैं जी। जो लोग गलत कार्यों में लिप्त हैं उनकी जांच की जाए। हम लोग जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं उनको वेरीफाई करें। मऊ में भी देर रात योगी फोर्स ने ऑपरेशन टॉर्च शुरू किया। झुग्गियों में रह रहे बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। योगी फोर्स ने साफ कर दिया कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ये सुनिश्चित न हो जाए कि पूरा जिला घुसपैठिया मुक्त हो चुका है। वेरिफिकेशन करते हुए उनके खिलाफ अगर संदिग्ध पाए जाते हैं तो उसका कार्रवाई की जाएगी। घुसपैठियों पर योगी ने हंटर क्या चलाया, सीमा पार खलबली मच गई। खुफिया इनपुट के मुताबिक दहशत में आए रोहिंग्या और बांग्लादेशी अब नेपाल भागने की फिराक में हैं। आशंका जताई जा रही है कि घुसपैठिए यूपी से भागकर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच जैसे सीमावर्ती जिलों से नेपाल का रुख कर सकते हैं। इसलिए बॉर्डर पर पहरा बिठा दिया गया है। पीलीभीत में भी चेकिंग अभियान चल रहा है। जंगल से लेकर बॉर्डर तक नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई घुसपैठिया बिना कागज बॉर्डर पार तो नहीं कर रहा। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ से चंद मिनटों की दूरी पे, चंद कदमों की दूरी पे नेपाल आपको सामने नजर आ रहा होगा, नेपाल बॉर्डर। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर सीएम योगी की जो पुलिस है वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को लेकर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे, सभी आने जाने वालों की सघनता से यहाँ पर जाँच यहाँ पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश को घुसपैठिया मुक्त करने की मुहिम से मियां भाई भड़के हुए हैं। उधर हिंदू संगठनों का कहना है कि यह ऑपरेशन रुकना नहीं चाहिए। पूरे भारत में जो है ये जो अवैध घुसपैठियां हैं ये दीमक की तरह हैं जो भारत को खा रहे हैं। बाहरी हमारे हिंदुस्तान में बाहरी घुसपैठियों का आना वर्जित रहना चाहिए। जो भी देश के नागरिक हैं अवैध रूप से जो प्रवास कर रहे हैं बाहर के, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो बाकी की जो योजनाएं हैं उनका लाभ है वो देश के जो वाकई में नागरिक हैं उनको मिलेगा। घुसपैठियों के लिए योगी शहर शहर डिटेंशन सेंटर बनवा रहे हैं, जहां पकड़े गए घुसपैठियों को रखा जाएगा और फिर उन्हें देश से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। योगी सरकार उनका डेटाबेस भी तैयार करेगी ताकि दोबारा फर्जी दस्तावेज के जरिए ये लोग सूबे के किसी भी जिले में घुसपैठ न कर सकें। पकड़े गए घुसपैठियों के फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन के साथ प्रोफाइलिंग की जाएगी। सभी घुसपैठियों के नाम नेगेटिव लिस्ट में डाले जाएंगे और इस लिस्ट को दूसरे राज्यों के साथ शेयर किया जाएगा ताकि चोरी छिपे फिर से अपने नापाक कदम ये यूपी की ओर न बढ़ा सकें। घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए योगी खुद SIR यानी वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं। ऑर्डर है कि संदिग्धों की पहचान जल्द से जल्द हो, उनके फर्जी प्रमाण पत्र रद्द किए जाएं, साथ में उन अफसरों पर भी एक्शन हो जिन्होंने घुसपैठियों के कागज बनवाने में मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन के अलावा सीएम योगी का बड़ा ध्यान रहता है दंगाइयों पर। जहां दंगाइयों को ऐसा सबक योगी सिखाते हैं कि वो याद रखते हैं। यूपी के बरेली में भी 3 महीने पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। आज जब योगी उस बरेली पहुंचे जहां दंगा हुआ था तो वहां योगी ऑर्डर पर सब बदल चुका था। योगी ने कैसे किया बरेली को पवित्र, देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी।
बरेली में दंगे के बाद योगी ने कहा था कि हिसाब ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ी भी दंगा करना भूल जाएगी और दुनिया जानती है कि योगी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। आज बरेली दंगे को 76 दिन बीत चुके हैं और इन 76 दिनों में बरेली में दंगा तो क्या, उसकी सोच से भी अब कट्टरपंथी कांपने लगे हैं। माहौल बिगाड़ने वालों की पूरी फौज जेल पहुंच चुकी है। भड़काऊ गैंग का सरगना मौलाना जेल में पड़ा है और एक एक कर हर अवैध संपत्ति का पूरा हिसाब किया जा रहा है। 26 सितंबर यानी हिंसा के बाद योगी आज पहली बार बरेली आए, लेकिन इस बार उनके ऑर्डर के मुताबिक बरेली की काया पूरी तरह पलटी जा चुकी है। बरेली दंगों के बाद सीएम योगी का साफ संदेश था कि जो लोग उपद्रवी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करने का यही सही समय था और इसी के चलते सीएम योगी ने लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई की और शायद यही वजह है कि अब बरेली विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। मौलाना तौकीर रजा और गैंग ने झुमके वाली बरेली को दंगे वाली बरेली बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन योगी की डेंटिंग पेंटिंग ने इस कोशिश को पूरी तरह फेल कर दिया। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। पिछले 3 महीनों में योगी ने बरेली को लेकर 2 मिशन पर काम किया। पहला शांति और दूसरा विकास। और इसके लिए पहले दंगाइयों पर एक्शन हुआ, गिरफ्तारियां की गई और फिर बरेली के विकास की पूरी कहानी शुरू की गई। कैसे, अब जरा ये भी समझिए। बरेली दंगों के 88 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें से 38 के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। मौलाना तौकीर रजा पिछले 75 दिनों से जेल में बंद है। मौलाना तौकीर के साथ उसके 8 करीबियों पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। बरेली में पूरी तरह शांति बहाली है और पुलिस को अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलने को भी कह दिया गया है। आज भी जब योगी बरेली पहुंचे तब उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। योगी का फोकस बरेली को न सिर्फ दंगा मुक्त बनाना है, बल्कि उसमें विकास के नए आयाम का भी है। इसके लिए योगी ने बरेली में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों पर 7.97 करोड़ खर्च का ऐलान किया है। बरेली में 100 एकड़ में इंडस्ट्रियल हब बनाने को हरी झंडी दे दी गई है और बरेली की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले बरेली फेस्टिवल का ऐलान किया गया है। यानी कुल मिलाकर योगी का बरेली वाला प्लान पूरे परवान पर है। जहां पहले दंगे की प्लानिंग चलती थी, वहां विकास ने तस्वीर बदल दी है और योगी के आदेश पर हर तरफ सिर्फ शांति ही शांति है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपराधी चाहे कितना बड़ा हो, उसका गुनाह छोटा हो या बड़ा, योगी सबका हिसाब करना चाहते हैं। और फिर बात अगर माफिया या उसके शागिर्दों की हो तो योगी का हंटर जरा तेज चलता है। जी हाँ, इस बार ये माफिया मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी शादाब अहमद की संपत्तियों पर चला है। क्या कार्रवाई हुई है, आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे। वो माफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। योगी के प्रदेश में रहना है तो अपराध से तौबा करना ही होगा। योगी राज में बड़े से बड़े अपराधियों, माफिया का इलाज लगातार हो रहा है। इसी कड़ी में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी शादाब अहमद के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। प्रयागराज में शादाब की 2 करोड़ 3 लाख रुपए की 6 संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कुर्क किया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो मकान दिख रहा है, ये शादाब की अटैच की गई संपत्तियों में एक संपत्ति है। मौजूद हैं शादाब के घर पे। जिस तरीके से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और तमाम जांच एजेंसियों के द्वारा कार्रवाइयां की जा रही हैं कि मुख्तार अंसारी के जो तमाम लेखा जोखा रखने की बात कही जाती है कि उनके लेखा जोखा जो अवैध और बेनामी संपत्तियां हैं, उनकी लेखा जोखा रखने की बात कही जाती थी। साफ है मुख्तार के यार की योगी ने डुगडुगी बजाकर रख दी थी। अभी 2 महीने पहले ही 2022 से फरार चल रहे शादाब को योगी फोर्स ने अक्टूबर में धर दबोचा था। अब शादाब की संपत्तियों की कुर्की कर योगी फोर्स ने मुख्तार के करीबी पर डबल स्ट्राइक की है। जिन 6 संपत्तियों को ईडी ने कुर्क किया है, उन पर कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज केस में हुई है। मऊ और गाजीपुर में दर्ज 2 अलग अलग एफआईआर के आधार पर ईडी की टीम जांच कर रही थी, तब इन संपत्तियों को अटैच किया गया।
ये सभी संपत्तियां गाजीपुर की फर्म MS विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़ी बताई जा रही हैं। ये विकास कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है मुख्तार की अघोषित कंपनी मानी जाती है और इसी के जरिए इन संपत्तियों को बनाने का जो काम है उसके तमाम जो करीबी हैं, तमाम जो गुर्गे हैं, उन्होंने किया था। इन संपत्तियों को अटैच करके अपने कब्जे में लिया है। शादाब अहमद ने इन संपत्तियों को जमा कैसे किया, अब इस पूरे खेल को समझिए। विकास कंस्ट्रक्शन ने मऊ के रैनी गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर गोदाम बनाया हुआ था। ठीक इसी तरह गाजीपुर में भी अवैध निर्माण किया गया था और बाद में इन दोनों गोदामों को किराए पर दे दिया गया था। करोड़ों रुपए की कमाई इससे की जा रही थी, जबकि जमीन सरकारी थी। माफिया मुख्तार के करीबी शादाब के गुनाहों का अंत यही नहीं होता है। जांच में ईडी को पता चला कि शादाब ने करीब 10 करोड़ रुपए की अवैध कमाई को अलग अलग लेयर्स में छुपाने और घुमाने में अहम भूमिका निभाई है। शादाब 2 कंपनियों का डायरेक्टर और फाइनेंशियल ऑपरेटर था। इन दोनों कंपनियों के बैंक खातों से वो मुख्तार नेटवर्क के कमाए गए अवैध पैसों को ठिकाने लगाता था। बिजनेस ट्रांजैक्शन की आड़ में उस पैसे को दूसरी जगह भेजता था। जांच में यह भी साफ हो गया है कि दोनों कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। सैलरी और लोन के नाम पर पैसा लेकर संपत्तियां बनाई गई। इसलिए तो योगी माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। ये माफिया किसी के नहीं है, पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है। ये हर गरीब का शोषण करते हैं। ईडी से पहले भी मुख्तार के यार शादाब की कई संपत्तियों पर कार्रवाई कर चुकी है। अब इस एक्शन के बाद कुल अटैचमेंट की राशि 8.43 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मंदिर योगी के गुरु बाबा गोरखनाथ का, लेकिन मौलाना ने कर दी थूक वाली साजिश। हरियाणा के फतेहाबाद में हिंदू गुस्से में हैं। गोरखनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल पास में बने मदरसे और मस्जिद से जुड़े कुछ मौलवियों ने जानबूझकर मंदिर के पास थूका। गुस्साए हिंदुओं ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। हिंदुओं का कहना है कि कुछ मियां भाइयों ने सनातनियों का जीना मुहाल कर दिया। समझने वाले नहीं है, ये बहुत मेरे को परेशान कर रखा। मैं तो इतना मैटर टॉर्च कर दिया। किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता, भद्र भाषा का प्रयोग करता है तो वह दंड का भागी बनता है। अगर किसी ने साधु संत का अपमान किया है तो उसे दंड जरूर मिलेगा। अगर किसी मौलवी ने सनातनियों की आस्था पर आघात किया है तो सजा भी वो जरूर भुगतेगा, क्योंकि ये योगी का प्रण है। मौलवी मौलाना ध्यान से सुन ले, अगर योगी के गुरु बाबा गोरखनाथ के मंदिर के पास किसी ने थूक पेशाब वाला गंदा काम किया है तो वो बचने वाले नहीं है। यूपी हो या हरियाणा, सनातन के खिलाफ अधर्म नहीं चलेगा। हरियाणा के फतेहाबाद के सुंदरनगर इलाके का ये वही गोरखनाथ मंदिर है जिसको लेकर कुछ मौलवियों पर इसे अपवित्र करने का इल्जाम है। स्थानीय हिंदुओं का आरोप है कि पास के मदरसे और मस्जिद से जुड़े कुछ मौलवियों ने साजिश के तहत उनकी धार्मिक भावनाओं की धज्जियां उड़ाई हैं। गुस्साए हिंदू चाहते हैं कि जिन जिन मियां भाई ने मंदिर के पास ये पाप किया है उनको पुलिस ढूंढे और सजा दे। थाने जाकर हिंदुओं ने मौलवियों की एक एक करतूत बता दी है। वहाँ मैं अपनी जोत बत्ती करता हूँ, जो ऊपर बच्चे चढ़ा के थूकते हैं। हाँ जी, कोई मौलाना है, पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, पता नहीं कोई इधर बांग्लादेश के हैं कि यूपी के हैं, पता नहीं कहाँ के, कोई भाषा नहीं आती है। स्थानीय हिंदुओं का आरोप है कि बाहर से आए कुछ मियां भाई लगातार यहाँ माहौल बिगाड़ रहे हैं। आए दिन हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इसीलिए सनातनी डर के साए में जी रहे हैं। जो बाबा पालाराम के मंदिर में, इनके घर के अंदर जो मंदिर बना हुआ है उसके अंदर जो शरारत की है मस्जिद वालों ने, एक तो उनके विषय में और FIR लॉन्च करवाई गई है, एक उसके विषय में। हिंदुओं की शिकायत पर नायब सैनी सरकार के पुलिस अलर्ट हो गई है। FIR दर्ज कर ली गई है। मंदिर और हिंदुओं के दुश्मनों को ढूंढा जा रहा है ताकि उनका पक्का इलाज किया जाए। आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे का अनुसंधान जारी है। और वहाँ पूर्ण रूप से सामुदायिक सौहार्द को मनाने के लिए जो पीस कमेटीज होती है उनसे भी वार्तालाप पहले से तो किया जा रहा था, अभी और अग्रसर होकर किया जा रहा है। हिंदुओं के आक्रोश की वजह से फतेहाबाद के गोरखनाथ मंदिर के पास पुलिस को तैनात किया गया है। जिन जिन मियां भाई ने गंदा काम किया है उनको ढूंढने के लिए टीमें लगी हुई हैं। मामला सनातनियों की आस्था से जुड़ा हुआ है। वो चाहते हैं जल्द से जल्द आरोपियों का हिसाब हो, नहीं तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस तरह योगी सूबे से अपराधियों का सफाया कर रहे हैं,
हर एक एक्शन के साथ वो कार्रवाई अपराध के खात्मे का मॉडल बनती जा रही है। लेकिन अब सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ महाअभियान छेड़ दिया है। अपराध जगत के धुरंधर समझने वालों को योगी अब डबल डोज वाला करंट दे रहे हैं। पीतल और पीले पंजे के जरिए अपने प्रदेश से अपराधियों के किले को जमीन से उखाड़ फेंक रहे हैं। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। जहां कब्जाधारी है, जहां अपराधी है, वहां योगी का डबल बी मॉडल भारी पड़ रहा है। अपराधियों को बुलेट लंगड़ा कर रही है तो कब्जाधारियों का हिसाब बुलडोजर से किया जा रहा है। कुल मिलाकर योगी अपराधियों को नॉनस्टॉप बुलेट और बुलडोजर वाली डबल डोज दे रहे हैं। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। योगी जो कहते हैं वो करते हैं। योगी किसी भी अतिक्रमणकारी को 2 गज जमीन देने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि ग्रेटर नोएडा के दनकार गांव में बुलडोजरों की टोली पहुंच गई। जहां से आई तस्वीरों को देखिए। योगी का बुलडोजर दौड़ लगा रहा है। योगी का बुलडोजर अतिक्रमण को ढा रहा है। योगी का बुलडोजर धुआं उड़ा रहा है। योगी का बुलडोजर टीम वर्क में काम कर रहा है। ग्रेटर नोएडा के दनकार गांव में हुए अतिक्रमण पर धावा बोलने जब योगी का बुलडोजर पहुंचा तो 46,000 वर्ग मीटर की जमीन पर जहां जहां अवैध कब्जा किया गया था, हर उस कब्जे पर अतिक्रमण को जड़ से उखाड़ फेंका। इस काम के लिए बुलडोजर भी अकेला नहीं पहुंचा, बल्कि बुलडोजरों की बारात ने दनकौर गांव में अतिक्रमणकारियों को हिलाकर रख दिया। 1, 2 और ये 3 बुलडोजर 230 करोड़ की जमीन से कब्जा हटाने पहुंचे थे। तीनों बुलडोजर 3 अलग अलग दिशाओं में योगी के मिशन मिट्टी को आगे ले जाने के काम में जुटे दिखे। बुलडोजर ने टीन गिरा दी, दीवार उखाड़ दी और देखते ही देखते जहां भी उस जमीन पर अतिक्रमण था उसे मलबा कर दिया। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस इमारत की दीवार पीले पंजे के एक वार से मलबा होती दिख रही है वो सीतापुर के नेवादा गांव में बनाया गया अवैध मदरसा है। बुलडोजर ने अवैध मदरसे को जमींदोज कर दिया है। जब योगी प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा था तब पूरा गांव इसका गवाह बन रहा था। ये मदरसा अब गुजरे वक्त की बात हो चुका है। अब ना इस जमीन पर मदरसा बचा है और ना ही कोई अतिक्रमण। योगी की बुलडोजर डोज तो आपने देख ली, अब आप बुलेट डोज देखिए। योगी फोर्स ने बीते 24 घंटे में अपराध करने वालों का ऐसा हश्र किया है कि अब वो चलने लायक भी नहीं बचे। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। मेरठ में साजिद और इमरान योगी फोर्स की बुलेट का शिकार हो गए। हमीरपुर में योगी फोर्स ने पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत मुठभेड़ में धर दबोचा। और औरैया में गोकशी का आरोपी भी योगी फोर्स की बुलेट से बच नहीं पाया। उस व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी फायरिंग में सिखलाए तरीके से आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिससे उस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से एक अद्धी 315 बोर, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस 315 बोर, इसके साथ ही गौकशी में प्रयोग किया गया उपकरण बरामद हुआ है। यानी योगी का बुलेट और बुलडोजर मार्च लगातार अपनी धमक अपराधियों और कब्जाधारियों में बनाए हुए है और ये मैसेज दे रहा है कि मान जाओ नहीं तो उखाड़ फेंकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में 14 महीने पहले बहराइच में एक दुर्गा भक्त की कट्टरपंथियों ने इतनी बेरहमी से हत्या की थी कि आज भी उस मंजर को याद करते हुए रूह कांप जाती है। लेकिन आज कोर्ट ने राम गोपाल मिश्रा को इंसाफ दे दिया। बता दिया है कि दुर्गा भक्तों को गोली मारोगे तो फांसी पर लटकना होगा। 11 दिसंबर 2025 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जो हर सनातनी इंसाफ के नाम पर सालों साल तक उदाहरण के तौर पर पेश करेगा। और यही तारीख उन कट्टरपंथियों के लिए काला अध्याय है जो हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचते हैं। इस कदर गिर जाते हैं कि खून बहाना तक इनके लिए आम हो जाता है।
13 अक्टूबर 2024, आज से ठीक 1 साल 2 महीने पहले बहराइच के राम गोपाल मिश्रा को दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस में तालिबानी सजा दी गई थी। जिन 10 के 10 चेहरों को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने ही दुर्गा भक्त राम गोपाल मिश्रा की छाती पर गोली दाग दी थी। उनके नाखून तक उखाड़ दिए थे, बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन आज राम गोपाल मिश्रा को जिला कोर्ट से इंसाफ मिल गया है। इस हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 10 लोग दोषी करार दिए गए हैं। राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड में दोषी 9 लोगों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो इसमें कोर्ट ने एक अहम बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला इसलिए भी आज जरूरी है क्योंकि अगर दोबारा से समाज में इस तरीके की हरकत होती है तो ये मैसेज देने की कोशिश कि दोबारा से इस तरीके की हिमाकत करने की कोशिश कोई ना करे। 14 महीने बाद कट्टरपंथियों का हिसाब पूरा हुआ है। योगी फोर्स की मजबूत पैरवी और चश्मदीदों की गवाही के दम पर इन 10 पिशाचों को उनके अपराध की सजा मिली है। सरफराज, जो अभियुक्त सरफराज था, उसको फांसी की सजा दी गई है। बाकी 9 अभियुक्तों को आजीवन कारावास। न्यायालय ने किस हत्यारे को क्या सजा सुनाई है, उनके नाम के साथ देख लीजिए। सरफराज फांसी, अब्दुल हमीद आजीवन कारावास, फहीम आजीवन कारावास, मोहम्मद तालिब आजीवन कारावास, सैफ अली आजीवन कारावास, जावेद खान आजीवन कारावास, खुर्शीद आजीवन कारावास, मोहम्मद जीशान आजीवन कारावास, शोएब खान आजीवन कारावास और मोहम्मद अफजल आजीवन कारावास। बहराइच जिला अदालत के फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जीत सच की होती है। अपराध का रास्ता चुनने वालों का हश्र कैसा होता है, ये फैसला उसकी नजीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पाकिस्तान की करते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में पीएम शहबाज हैं, लेकिन दुनिया हो या फिर खुद उनकी आवाम, पाकिस्तान का असली बॉस मुनीर है, ये बार बार दिख ही जाता है। और इस बार तो शहबाज को ये जोर का झटका खुद उनकी पार्टी ने ही दिया, जिसने अपना लीडर शहबाज नहीं, नवाज नहीं, बल्कि मुनीर को चुना। कैसे, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मियां शहबाज अब न घर के रहे न घाट के। मुनीर ने शहबाज को ऐसा साइडलाइन किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त कूटनीति मुनीर की चल रही है, सैन्य नीति मुनीर की है और अब तो शहबाज की रणनीति भी मुनीर ने हथिया ली है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए जरा ये तस्वीरें देख ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में इस खातून ने हाथ में जो बैनर रखा है वो शहबाज का नहीं, नवाज का नहीं, बल्कि आसिम मुनीर का है। मुनीर की फोटो हाथ में लिए ये महिला किसी और पार्टी की नहीं, बल्कि खुद शहबाज की पार्टी PMLN की, वही पार्टी जिसे नवाज ने खड़ा किया, जिस पार्टी से चुनाव लड़कर शहबाज PM बने। उस पार्टी को मुनीर ने ऐसा हाईजैक किया कि इसके नेता के हाथ में मुनीर की फोटो है और तो और उसमें शहबाज और नवाज को कोने में छोटी सी जगह तक नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में मुनीर की फोटो आई तो बवाल मच गया, तस्वीर छीनने को कहा गया, स्पीकर साहिबा भी गुस्सा हो गई। इसमें बड़ी बात यह है कि जिस मुनीर को गाजे बाजे के साथ पहले फील्ड मार्शल और फिर CDF बनाया गया, खुद उस पाकिस्तान के एक सूबे की स्पीकर ये तक नहीं जानती कि मुनीर का पद क्या है, वो इसे मेजर जनरल कहकर पुकार रही थी। खैर, स्पीकर जाने या ना जाने, लेकिन मुनीर पूरी तरह पाकिस्तान का असली बॉस बन चुका है। इसके 5 प्रमाण भी हम आज आपको बताते हैं। पहला, पाकिस्तान में सबसे ताकतवर मुनीर। पाकिस्तान में इस वक्त अगर किसी एक हाथ में सबसे बड़ी पावर है तो वो शहबाज नहीं, जरदारी नहीं, बल्कि आसिम मुनीर है, जो पहले भारत से जंग हारा तो उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया, तालिबान से पिटा तो शहबाज को तख्ता पलट का ऐसा डर दिखाया कि उसने खुद को पाकिस्तान का CDF बना दिया। प्रमाण नंबर 2, कूटनीति में मुनीर आगे, शहबाज पीछे। कहने को तो मुनीर सेनाध्यक्ष है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति लंच पर शहबाज को नहीं बल्कि मुनीर को बुलाते हैं। ट्रंप के साथ बैठकर व्हाइट हाउस में डील करता है और शहबाज पाकिस्तान में मुंह लटकाए रह जाते हैं। प्रमाण नंबर 3, पाकिस्तान में मुनीर का ऑर्डर। चाहे वो इमरान को जेल में डालना हो या फिर कर्फ्यू लगाना, जिन मामलों में PM का हस्तक्षेप होना चाहिए उन मामलों में भी पाकिस्तान में मुनीर फैसले लेता है। इमरान की बहनों को उससे मिलने से रोक देता है, इलाके की घेराबंदी करवाता है और शहबाज सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर ये देखते रहते हैं। प्रमाण नंबर 4, पाकिस्तान में मुनीर। पाकिस्तान की आवाम भी अब धीरे धीरे शहबाज को PM मानना छोड़ चुकी है। शहबाज को खुद ऐसा लगने लगा है कि वो मुनीर के रहमो करम पर जी रहे हैं, तभी तो जहां मौका मिलता है मुनीर की तारीफ जरूर करते हैं।
प्रमाण नंबर 5, शहबाज का परिवार मुनीर के साथ। शहबाज के साथ अब न उनकी पार्टी है, न जनता है और अब न ही परिवार। तभी तो मरियम नवाज भी मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ना नहीं भूलती हैं। इतनी अपने पिता और चाचा की तारीफ नहीं करती जितना मुनीर की करती है। यानी कुल मिलाकर हर तरफ पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मुनीर का राज है। खैर, जो देश जंग हारने पर भी जश्न मनाता हो, जो विकास की जगह दहशतगर्दी को अहमियत देता हो, उस देश में मुनीर जैसा कायर लीडर ही पसंद आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।